हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना घटी हो जो कि आप मुझे शेयर करना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज करके अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हो। तो आंखें बंद कर लीजिए और ईयरफोन्स लगा के मेरी स्टोरीज को इमेजिन कीजिए। आपको मज़ा आएगा। यह घटना मेरे साथ तब घटी जब मैं मेरे दोस्त के साथ उड़ीसा गया था। तो हुआ यूं कि मेरा दोस्त मुकुल मेरा बेस्ट फ्रेंड था। हम लोगों की गर्मियाँ की छुट्टी थी। यह घटना मेरे साथ 2004 में घटी थी। तब मेरी उम्र 13 या 14 साल की थी। मुझे अभी भी याद है, हमारे वोकेशन का दूसरा दिन था और मेरा दोस्त मुकुल उसकी फैमिली के साथ उसके गांव जाने वाला था। और उसका गांव उड़ीसा में पड़ता है। उसके मम्मी पापा ने मुझे कहा कि बेटा तुम भी हमारे साथ आ जाओ। मैं भी अब उनके साथ जाने के लिए एक्साइटेड हो गया। मैंने मेरे मम्मी पापा से परमिशन पूछ ली और फिर मेरे मम्मी पापा ने भी हाँ कह दिया। मैं बहुत खुश था क्योंकि पहली बार मैं मेरे घर से इतना दूर जाने वाला था और मेरा दोस्त मुकुल बचपन से ही मेरा दोस्त था, तो हम लोगों की अच्छी जमती थी। तकरीबन 4 बजे हम लोग उनकी कार में बैठे और रात के 11 बजे हम उसके गांव पहुंच गए थे। सच बोलूं तो जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा वो गांव भयानक था, क्योंकि मैंने पहली बार गांव देखा था। हम लोग सिटी में रहते थे, चारों तरफ पेड़ ही पेड़ थे। अगर आप प्रॉपर गांव में रहते हो तो आपको पता होगा कि गांव में लाइटें होती है, पर ज्यादातर लाइटें वो लोग जलाते नहीं और एक या दो लाइटें ही उनके घर में जली हुई रहती है। और वो भी इतने सुनसान एरिया में रहते थे कि वो पूरे एरिया में सिर्फ उनके घर पे ही लाइट चालू थी। और मुझे ज्यादातर इसलिए लग रहा था कि वो रात पूर्णिमा की रात थी और सारी जगह लाइट ही लाइट थी। मुझे हमेशा लगता कि कोई मेरे पीछे खड़ा हुआ है, पर मैंने सोचा कि मैं पहली बार गाँव में आया हूँ, इसलिए मुझे ऐसा फील हो रहा है। मेरे दोस्त मुकुल ने कहा कि भाई चिंता मत कर, वैसे भी तू गांव पहली बार आया है, तुझे इस माहौल में ढलने के लिए टाइम लगेगा। हम लोगों ने वैसे 15 दिन का रहने का सोचा था। मैं फिर शांति से सो गया। मेरा टाइम टेबल यूँ था कि मैं रात में जल्दी सो जाता और दूसरे दिन 4 बजे उठ जाता। सुबह सुबह उठ के मुझे अच्छा फील होता था, क्योंकि वो एरिया थोड़ा खेतों में हो ऐसा एरिया था। सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवा और उन हवाओं से पेड़ों का आवाज़ करना मुझे बहुत अच्छा लगता था। ऐसे ही 5-6 दिन हम लोगों ने गुजारे। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि वैसे भी हम लोग 4 बजे उठते हैं, तो इससे अच्छा होगा कि क्यों ना हम थोड़ा जॉगिंग कर ले। उस टाइम पे बड़े लोगों को देख के हम लोगों को भी जॉगिंग करने का मन हो गया। फिर क्या था, मैं और मुकुल 4 बजे उठते और 5:30 बजे तक जॉगिंग करके वापस आ जाते। 2-3 दिन तक तो सब कुछ ठीक रहा, पर चौथे रात की बात है, हम ऐसे ही जॉगिंग करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे कि अचानक से मेरी नज़र एक घर पर पड़ी। वो घर कम खंडर ज़्यादा लग रहा था। फिर मुकुल से मैंने पूछा तो उसने मुझे इतनी भयंकर स्टोरी सुनाई कि वो स्टोरी सुन के मुझे अब बहुत डर लग रहा था। खैर, वो स्टोरी मैं आपको फिर कभी सुनाऊंगा। तो आते हैं इस स्टोरी पर। फिर मुझे जॉगिंग करने का मन नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं वैसे ही इतना डर चुका था। हम लोग फिर वापस आ गए। अब मैं जॉगिंग के नाम पे भी बहुत डरता था, पर क्या करता, मुकुल के लिए मुझे जाना पड़ा। दूसरे दिन हम लोग फिर से जॉगिंग पे गए। वो दिन तो नॉर्मल रहा। फिर रात में खाना खाने के बाद हम लोग सो गए। अचानक मेरी नींद मुकुल की आवाज़ से खुली। मुकुल ने कहा कि चल जॉगिंग पे जाते हैं। मैंने फिर बिना ज़्यादा सोचे उसके साथ ही चले गया। हम लोग भागते भागते फिर से वही घर तक आ चुके थे। मैंने मुकुल से कहा कि भाई चलना, आगे बढ़ते हैं, भाई चलना। तो होता यूँ था कि मुकुल नींद में उड़ता था और वो कई बार जॉगिंग में मुझसे पीछे रह जाता था, तो मुझे उसके बारे में अच्छे से पता था। मैंने जब उसे 3-4 बार बुलाया तो उसने कुछ भी आवाज़ नहीं दिया। सच बोलूँ तो उस टाइम पे मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैंने मन ही मन ये तय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुकुल आवाज़ दे या ना दे, मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा। मैं फिर भगवान का नाम लेके दौड़ते दौड़ते दूसरी तरफ चले गया।
मैंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी खटिया पे पड़ा हुआ है। मैं उसके पास गया और उसको उठा के मैंने टाइम पूछा, तो उसने कहा कि अभी तो सिर्फ 2:30 बज रहे हैं। जैसे ही उसने 2:30 बजे का नाम लिया, मैं ज़ोर से चिल्लाया। मैं अब रो रहा था क्योंकि मुझे अब बहुत डर लग रहा था। उस बूढ़े आदमी ने मुझसे सारी बातें पूछी, तो मैंने कहा कि मैं मेरे दोस्त मुकुल के घर आया हूँ। तो उसने कहा कि बेटा देखो, चिंता मत करो, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम उस छलावे से बच गए, वरना तुम्हारे साथ क्या हो सकता था इसकी गारंटी कोई नहीं लेता। फिर उसने मुझे कहा कि देखो बेटा, तुम यहीं सो जाओ, सुबह होते ही मैं तुम्हें उठा दूंगा और तुम वहाँ से अपने घर चले जाना। मुझे इतना डर लग रहा था कि अलग से खटिया पे सोने को भी डर रहा था। फिर मैं ऐसे ही कंबल ओढ़े बैठ गया। मुझे नींद कब आ गई मुझे समझ में नहीं आया। जब मैं उठा तो सुबह के 7 बज रहे थे। मैं मुकुल के पास गया और फिर अपने मम्मी पापा को फ़ोन करवाया और उनको वहाँ पे बुला लिया। मैं फिर वहाँ से अपने घर आ गया। थोड़े दिनों के बाद जब मुकुल मेरे घर आया तो उसने मुझे एक डरावनी कहानी सुनाई जो कि उसके साथ घटी थी। मैं वो कहानी सुन के तो और डर गया था। मैंने ये तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मेरी ज़िंदगी में फिर से मुकुल के घर नहीं जाऊंगा। मेरा नाम जोगिंदर है और मैं पंजाब के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। ये घटना मेरे साथ 2016 में घटी थी। इस घटना ने मेरी ज़िंदगी जैसे मुझसे छीन ली थी। तो हुआ यूँ कि मैं एक पहलवान था। मैं सारा दिन कसरत करता और अखाड़े में लड़ाई करता और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल में और स्टेट लेवल में अपने गांव को रिप्रेजेंट करता। मुझे ये सब करना बहुत अच्छा लगता था। तो हुआ यूँ कि मैं स्टेट लेवल में सेलेक्ट हो चुका था। अब कुछ ही दिन रह गए थे कि मेरी कुश्ती होने वाली थी। मैंने सोचा कि सुबह सुबह उठता हूँ और फिर जॉगिंग करता हूँ और फिर कसरत करके अपनी बॉडी को और अच्छे से तैयार करता हूँ, जिससे कि मुझे कुश्ती में मदद मिलेगी। उस टाइम पे मुझ में इतना उत्साह था कि मैं कभी कभी तो 3 बजे उठ के ही जॉगिंग करने चला जाता था। तो ऐसा है कि हमारे गांव से मैं 5-6 किलोमीटर तक जॉगिंग करता था। हमारा गांव ऐसा था कि जहाँ पे सिर्फ पेड़ ही पेड़ थे और एक पुरानी बिल्डिंग जैसा कुछ हुआ करता था जो कि अंग्रेजों के टाइम से ही खाली है। तो एक रात की बात है, मैं रात के 2:30 बजे ही उठा और फिर जॉगिंग के लिए चला गया। आप मुझे पागल कह सकते हो, पर उस टाइम पे मेरे में उत्साह ही अलग था क्योंकि मैं कुछ भी करके कुश्ती जीतना चाहता था। इसलिए मैंने मेरे ज़्यादातर समय जॉगिंग करने में, एक्सरसाइज करने में और स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करने में लगाता था। मैं जॉगिंग करते करते अब उसी खंडर बिल्डिंग तक आ चुका था। वैसे तो मैं डरपोक बिल्कुल नहीं हूँ, मैं एक पहलवान हूँ। मेरे सामने चाहे कोई भी आ जाए, मैं उसे मिनटों में ही हरा देता था। इसलिए डर का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैं जब उस बिल्डिंग के पास से गुजरा तो मुझे अचानक से किसी औरत की आवाज़ आई जो कि रो रही थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक तो हमारा इलाका इतना सुनसान है कि मैं आपको बता भी नहीं सकता, और उस सन्नाटे में किसी औरत का आवाज़ आना बिल्कुल नॉर्मल नहीं था। मैंने सोचा कि शायद किसी ने इस औरत को किडनैप कर लिया होगा, इसलिए वो चिल्ला रही है। मैंने सोचा कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस औरत को बचा के ही रहूँगा। इसलिए मैं उस बिल्डिंग के अंदर चला गया। वो बिल्डिंग इतनी बड़ी थी कि तकरीबन 2-3 माले की तो होंगी, और उस पूरे बिल्डिंग में 10 से 15 कमरे थे। पहले वाले माले में गया तो मुझे कोई भी नहीं दिखा। मैंने सोचा कि शायद उस किडनैपर ने उस औरत को ऊपर रखा होगा, इसलिए मैं धीरे धीरे संभालते हुए ऊपर जाने लगा। ऊपर जाने पर मैंने फिर एक औरत को देखा जो कि लाल कपड़ों में वही बैठी हुई थी। मुझे अजीब कुछ भी नहीं लगा। मैंने फिर आसपास देखा, मुझे आसपास कोई भी नहीं दिखा उस औरत के सिवाय। इसलिए मैंने सोचा कि यह मौका अच्छा है कि इस औरत को छुड़ा के मैं यहाँ से भाग जाऊँ। मैं उस औरत के पास गया। उस औरत से मैंने कहा, क्या हुआ बहन जी,
आपको कोई तकलीफ़ है क्या? मैं आपकी मदद कर देता हूँ। पर उस औरत ने कोई भी जवाब नहीं दिया। मैंने सोचा कि शायद उसने मेरी आवाज़ सुनी नहीं होंगी। जब मैंने उसके कंधे पे हाथ रखा तो उसने अचानक से अपना मुंह मुझे दिखाया। वो मुंह देख के मैं बहुत डर गया था, क्योंकि उसकी आंखें नहीं थी, सिर्फ मुझे गड्ढे दिख रहे थे। वो इतना जोर से चिल्लाई कि मैं 2-3 कदम पीछे हट गया और फिर नीचे गिर गया। अब वो जोर जोर से हंस रही थी। आप नहीं मानोगे, वो अपने 2 हाथ और 2 पैरों से दीवार के ऊपर चढ़ने लगी और उसने अपना मुंह पीछे कर दिया। वो नज़ारा देख के मैं बहुत डर गया था। इस स्टोरी को लिखते वक्त भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मैं अचानक से भगवान का नाम लिया और फिर दूसरे माले से नीचे आने लगा। मैं जैसे तैसे करके रोड तक आ चुका था। मैंने सोचा कि अब उस औरत से मेरा पीछा छूट गया है, पर ऐसा नहीं था। उस शांत वातावरण में मैं चलते आ रहा था कि अचानक से ही मेरे पीछे से मुझे घुंघरू की आवाज़ सुनाई दी। वो घुंघरू की आवाज़ सुन के मेरे शरीर से एक सिरहन सी दौड़ गई। मैं ज़ोर ज़ोर से भागने लगा। मैं जैसे ही 10-15 कदम आगे गया हूँगा कि मुझे ऐसा लगा कि मेरा पैर किसी ने पकड़ लिया है और मैं अचानक से नीचे गिर गया। जब मेरी आँख खुली तो मैं हॉस्पिटल में था और मेरे घर वाले और मेरे गांव वाले और मेरे अखाड़े के हेड, वो सारे लोग मेरे आसपास थे। पूछने पर पता चला कि मैं पिछले 10 दिन से बेहोश था और कोमा में चला गया था। वो सुन के मैं बहुत डर गया। अब डॉक्टर ने मुझे कहा था कि मेरी हालत बहुत सीरियस है और मैं कुश्ती नहीं कर सकता। उसके बाद से मेरा वज़न लगातार घट रहा है। अब मुझे नहीं लगता कि मैं बच पाऊँगा। हम बस भगवान से यही दुआ कीजिए कि मैं बच पाऊँ। मेरे माँ बाप ने बाबाओं को दिखाया, हॉस्पिटल्स घूमे, पर मेरी तबीयत में कोई भी सुधार नहीं आया। मैं समझ चुका था कि ये पक्का उसी चुड़ैल का चक्कर होगा। उस चुड़ैल की वजह से मेरी ज़िंदगी खराब हो गई। मैं तो बस किसी की मदद करना चाहता था, पर मुझे क्या पता था कि मेरी ज़िंदगी ऐसी हो जाएगी। मेरा नाम ऋषिका है और मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की रहने वाली हूँ। ये घटना मेरे साथ 2019 में घटी थी। तो हुआ यूँ कि मैं कोटा से अपने घर आई थी, क्योंकि मेरी कोचिंग ख़त्म हो चुकी थी और मैंने एग्ज़ाम्स भी अच्छे से लिख लिए थे। मैंने सोचा कि थोड़े दिन अपने घर पे गुजारती हूँ। तो हुआ यूँ कि एक रात की बात है, मैं चैटिंग करते करते 1 या 2 तो बजा ही देती थी। और हमारा घर कुछ ऐसा था कि पूरे गांव में हमारा घर थोड़ा बड़ा था। मैं दूसरे माले पे रहती थी। मेरे कमरे के पास ही एक बालकनी लगी हुई है और बालकनी के पास एक छोटी सी खिड़की है। तो जब भी मुझे नींद ना आती, बालकनी में जाती और ठंडी ठंडी हवा को फील करती और फिर वापस आके सो जाती। उस रात को भी तकरीबन 2:30 बजे थे। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने सोचा कि थोड़ी देर बालकनी में जाऊंगी तो मुझे अच्छा फील होगा और शायद अच्छे से नींद भी आ जाए। मैं जैसे ही बालकनी का दरवाज़ा खोलने लगी, मैंने खिड़की से देखा कि एक औरत चलते हुए स्मशान की तरफ जा रही है। जी हाँ, मेरा घर स्मशान से 1 किलोमीटर दूर था और स्मशान जाने के लिए जो रास्ता पड़ता था मेरे घर से गुजरता था। यानी कि दूसरा कोई भी रास्ता नहीं था जिससे कि स्मशान को जा सके। वो औरत अलग ही तरीके से चल रही थी और उसने अपना मुंह अपने बालों से ढका हुआ था। मैं खिड़की से ही उसे देख रही थी। और हाँ दोस्तों, मेरे रूम की लाइट बंद थी, तो कोई चांस नहीं था कि वो औरत मुझे देख सके। और हमारी खिड़की भी ऐसी थी कि अंदर से बाहर की चीज़ें अच्छे से दिखती है और बाहर से अंदर की चीज़ें देखना बहुत मुश्किल है। वो औरत अब हमारे घर के सामने आ चुकी थी। वो मेरे घर के सामने आके एकदम से रुक गई। मैं थोड़ा घबरा गई थी, क्योंकि पहले तो पूरे इलाके में घर कम थे और अचानक से उस औरत का मेरे घर के सामने आके रुकना मुझे अजीब लग रहा था। मैं उस औरत को ही देखे जा रही थी। मुझे डर भी लग रहा था, पर फिर भी मैं उस औरत को ही देख रही थी।
उसने नॉर्मल ही गाँव वालों के जैसे कपड़े पहन के रखे थे। वो जैसे ही थोड़ा आगे जाने लगी, उसने अचानक मेरी तरफ देखा। जी हाँ, उसने एकदम से नज़रों को मेरे खिड़की के सामने गड़ा दिया, जैसे कि उसे पता हो कि मैं मेरे खिड़की के पीछे छुप के उसे देख रही हूँ। सच बोलूँ तो उस 2-3 सेकंड के लिए मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मुझे इतना डर लग रहा था कि अब मुझे ठंडी लगने लगी थी। मैंने फिर अपनी आंखें बंद कर ली और भगवान का नाम लेने लगी। भगवान का नाम लेते लेते मैं वहीं अपने खिड़की के पास स्टूल के ऊपर बैठ गई, क्योंकि अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि अब मैं मेरे बेड के पास जाऊं और फिर वहाँ पे ब्लैंकेट ओढ़ के बैठ जाऊं। मैंने अपनी कुर्सी को खिड़की के कोने में लगा लिया और आंखें बंद करके भगवान का नाम लेने लगी। और दूसरे दिन जब मेरी आँख खुली तो सुबह के 10 बज गए थे। मेरी मम्मी मेरे कमरे में आई और मुझसे बोली कि तूने सुना क्या, वो बाजू वाली कमला आंटी की मौत हो चुकी है। मैं वो सुन के थोड़ा शॉक्ड हो गई। फिर जाके मुझे पता चला कि जिस औरत को मैंने देखा था वो तो कमला आंटी थी, क्योंकि दूसरे दिन जब हम उनके घर गए थे तो उन्होंने भी वही साड़ी पहन के रखी थी, जो साड़ी उस औरत ने पहन के रखी थी जिसको मैंने अपने खिड़की से देखा था।